पीएचडी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष आंकड़ों का अर्थ, उनकी उपयोगिता और उनके प्रकार विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आंकड़े, डाटा। आंकड़ों का क्या अर्थ होता है, सबसे पहले यह जान लेना बहुत आवश्यक है। आंकड़े, अधिकतर हम लोग कहते हैं कि हमें डाटा का कलेक्शन करना है, आंकड़ों का संग्रहण करना है। अर्थात हमारे जो आंकड़े होते हैं वो हमारी शोध समस्या से संबंधित होते हैं और उन आंकड़ों के निश्चित उद्देश्य होते हैं। मैं आंकड़ों के अर्थ की शुरुआत यहीं से शुरू कर रहा हूँ, यानी कि आंकड़े एक गुणात्मक या मात्रात्मक मान है किसी चर का, अर्थात किसी निश्चित उद्देश्य से वो उस चर के लक्षणों का एक समुच्चय है। इसे और समझने की आवश्यकता है। गुणात्मक या मात्रात्मक चर के मान के समुच्चय को आंकड़ा कहते हैं। आंकड़े मापन को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात जो समस्या है, जो चर है, उसको हम किस तरह से माप सकते हैं। ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े किसी भी रूप में हो सकते हैं। आंकड़े हमारे सामने वीडियो के रूप में भी हो सकते हैं, आंकड़े हमारे सामने ऑडियो के रूप में भी हो सकते हैं, आंकड़े इमेज के रूप में भी हो सकते हैं, आंकड़े नंबर्स के रूप में भी हो सकते हैं, आंकड़े टेक्स्ट के रूप में, गद्य के रूप में भी हो सकते हैं। ये सब चीज़ें आंकड़ों में आती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आंकड़े स्वयं में तब तक सूचना नहीं देते और ना ही हम आंकड़ों से किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जब तक हम उनकी प्रोसेसिंग या प्रक्रमण की प्रक्रिया ना पूरी कर लें। अर्थात जिस उद्देश्य से हमने आंकड़ों को संकलित किया है, हम उन आंकड़ों को प्रॉपर फॉर्मेट पे ना ले आएं, अपने उद्देश्यों के अनुरूप उनका प्रस्तुतिकरण ना कर लें। इस तरीके से आंकड़े ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सूचना प्राप्त करने के लिए एक साधन है। आंकड़े दोनों प्रकार के हैं, मात्रात्मक भी हैं, गुणात्मक भी हैं। आंकड़े मात्र किसी भी चर के लक्षणों के एक समुच्चय को प्रकट कर रहे हैं, जिससे कि हम उस चर का मापन कर रहे हैं। फिर से सुनिए, गुणात्मक या मात्रात्मक चर के मान के समुच्चय को आंकड़ा कहा जा रहा है। इस आंकड़े के किसी भी प्रकार के रूप हो सकते हैं। जैसे कि आप लोग कहीं पे जाते हैं, अपने मोबाइल से उस जगह की फोटो खींचते हैं। वो फोटो क्या है? एक तरीके का डाटा है। अब ये उद्देश्य पे निर्भर करता है कि आपका उद्देश्य उस डाटा को कलेक्ट करने का क्या है। प्रायः आप लोग मनोरंजन के लिए, मेमोरीज के लिए उन फोटो को संग्रहित करते हैं, लेकिन कभी कभी आप अध्ययन करने के लिए जाते हैं और आप इस विधि का इस्तेमाल करते हैं। उस समय ये आपके लिए एक प्रमुख सूचना स्रोत बनता है। जब आप इस आंकड़े को अपने उद्देश्य के अनुसार इसका प्रक्रमण करते हैं, प्रक्रमण करने के बाद में तब आपको अपने उद्देश्य के से संबंधित, उद्देश्य के अपने शोध से संबंधित इससे सूचनाएं प्राप्त होती है। उन सूचनाओं से ज्ञान प्राप्त होता है, यानी कि आप किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। अब समझिए कि आंकड़ों की आवश्यकता क्यों है, आंकड़ों की उपयोगिता किस बात पे है। देखिए, हमें हमारी समस्या, हमारी शोध समस्या, इसके समुचित मापन के लिए, इसके गुणात्मक और मात्रात्मक मापन के लिए हमें आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आपके सामने 10 गिलासों में पानी भरा हुआ है, आधा गिलास पानी भरा हुआ है। आपने फोटो खींचे और फोटो खींच करके ये निष्कर्ष निकाला कि 10 गिलास में लगभग आधा गिलास पानी भरा हुआ है, आधा खाली है। लेकिन
अगर हम गौर से देखें तो किसी गिलास में आधे गिलास से ज़्यादा भी पानी हो सकता है और किसी गिलास में आधे गिलास से कम भी पानी हो सकता है। जब हम वैज्ञानिकता की ओर बढ़ते हैं तब हमें अपने विशेषकर मात्रात्मक अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए, किसी चर के सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। हम ये कहें कि सभी गिलास आधे भरे हैं तो यह कहना विश्वसनीय और वैध नहीं होगा, क्योंकि कुछ गिलास आधे से खाली भी हो सकते हैं और कुछ गिलास आधे से भरे भी हो सकते हैं, यानी कि उन आधे से ज़्यादा भरे भी हो सकते हैं, उनमें विचलन पाया जा सकता है। जब हम अध्ययन में वस्तुनिष्ठता, वैधता और विश्वसनीयता की बात करते हैं उस समय हम मात्रात्मक अध्ययन और आंकड़ों के द्वारा अध्ययन की बात करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आंकड़े स्वयं बोलते हैं। जब हम आंकड़ों के माध्यम से अध्ययन करते हैं तो हम किसी चर के वितरण को या हम किसी तथ्य के क्षेत्रगत वितरण को बहुत आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग भूगोल के छात्र हैं, आपको जनसंख्या का वितरण करना है, तो जनसंख्या के वितरण को आप मात्रात्मक विधि से अधिक अच्छी तरीके से प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं कि आप डॉट मैप बना देंगे, आप बिंदुकित मानचित्र बना देंगे, आप जनसंख्या घनत्व को दिखाने के लिए वर्णमात्री विधि से आप मानचित्र बना देंगे। ये सब क्या है? ये सब मात्रात्मक है। ठीक इसी तरीके से विभिन्न काल और विभिन्न समय के आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए आपके पास में कोई आंकड़ा है, जैसे कि 2001 का एक आंकड़ा है, 2002 का एक आंकड़ा है, 2003 का एक आंकड़ा है कि किसी राज्य में 2001 में इतना गेहूं पैदा होता था, इतना चावल पैदा होता था, इतना मक्का पैदा होता था। ठीक उसी तरीके से आपके पास में उसी राज्य का है कि 2001 में इतना पैदा होता था, 2005 में इतना होने लगा, 2010 में इतना होने लगा। तो आप इस प्रकार के आंकड़ों के विश्लेषण के लिए या इस प्रकार के आंकड़ों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए आप क्या करेंगे? मात्रात्मक अध्ययन करेंगे। यानी कि विभिन्न काल या विभिन्न समय के आंकड़ों के तुलनात्मक अध्ययन हेतु हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? आंकड़ों की ज़रूरत होती है। जब हमें किसी क्षेत्र का टाइम एंड स्पेस, विभिन्न काल और विभिन्न समय में अध्ययन करना हो, तब हम क्या करेंगे? आंकड़ों के सहायता लेंगे। इस तरीके से एक भूगोल के विद्यार्थी के लिए आंकड़ों की महत्ता विशेष रूप से बढ़ जाती है, क्योंकि बिना सांख्यिकीय विश्लेषण के जब हम चरों के संबंधों का अध्ययन करेंगे कि एक चर दूसरे चर से संबंधित है कि नहीं है, उनमें सहसंबंध पाया जा रहा है कि नहीं पा रहा है, उनके बीच में अगर संबंध है तो किस तरीके का संबंध है, धनात्मक है कि नकारात्मक है, इस तरीके का जब हम विश्लेषण करेंगे उस समय हमें आंकड़ों की आवश्यकता होती है। इस तरीके से आंकड़े मुख्य रूप से भूगोल की, अगर हम कहें कि रीढ़ की हड्डी है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब इसके बाद आ जाइए कि आंकड़े होते कितने प्रकार के हैं। देखिए, आंकड़े मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। अब प्राथमिक आंकड़े क्या हैं और द्वितीयक आंकड़े क्या हैं, और प्राथमिक आंकड़ों के अंतर्गत कौन कौन से आंकड़े आते हैं। प्राथमिक आंकड़े ऐसे आंकड़े कहे जाते हैं जो प्रथम बार स्वयं शोधकर्ता द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। इन आंकड़ों को मौलिक आंकड़े या प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है, यानी कि अध्ययनकर्ता या शोधकर्ता स्वयं उन आंकड़ों को एकत्रित करता है प्रथम बार, यानी कि उससे पहले उन आंकड़ों को एकत्रित नहीं किया गया होता है। प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने की जो प्रमुख विधियां हैं वो है व्यक्तिगत प्रेक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची और व्यक्तिक अध्ययन विधि। इन विधियों के माध्यम से आप प्राइमरी डाटा कलेक्शन या प्राथमिक आंकड़ों का संग्रहण करते हैं। इसके बाद आंकड़ों का दूसरा प्रकार, जिसे कि हम द्वितीयक आंकड़े के नाम से जानते हैं। द्वितीयक आंकड़े किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा पहले ही एकत्रित, संकलित तथा विश्लेषित किए गए होते हैं। इन आंकड़ों को गौण आंकड़े भी कहा जाता है। जब आप अध्ययन में द्वितीयक आंकड़ों को प्रयोग में लाएं
तो उन जिन आंकड़ों को आप प्रयोग में ला रहे हो उनकी विश्वसनीयता, उपयुक्तता और पर्याप्तता की जांच अवश्य कर लें। आपको यह जांच करनी है क्या यह स्रोत जिससे मैं आंकड़ा ले रहा हूं वह विश्वसनीय है। दूसरी चीज आपको याद करनी है कि जो आंकड़ा मैं अपने शोध के लिए द्वितीयक आंकड़ा जो अपने शोध के लिए मैं प्रयोग करने जा रहा हूं, क्या यह मेरी शोध समस्या के अनुरूप है, उपयुक्त है। तीसरी आपको जांच करनी है क्या इस आंकड़े से मेरे उद्देश्य की पूर्ति होती है, क्या यह पर्याप्त है। अगर वह पर्याप्त नहीं है, वो उपयुक्त नहीं है, तो आपको प्राथमिक आंकड़ों को के संग्रहण की तरफ आना होगा। इस बात का आप लोग बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। अब द्वितीयक आंकड़ों को हमने पुनः दो कैटेगरी में बांटा है, एक प्रकाशित शोध, दूसरे अप्रकाशित शोध। प्रकाशित शोध सरकारी हो सकते हैं, अर्ध सरकारी हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हो सकते हैं, निजी प्रकाशन हो सकते हैं, समाचार पत्र हो सकते हैं। भूगोल के शोधकर्ता के लिए द्वितीयक आंकड़ों के शोध में जनगणना रिपोर्ट, पंजीयन अभिलेख, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, स्थलाकृतिक मानचित्र, सैटेलाइट चित्र, एरियल फोटोग्राफ्स, ये सारी चीज़ें आपके सेकेंडरी डाटा कलेक्शन में आते हैं। और दूसरी तरफ अप्रकाशित शोध में सरकारी अप्रकाशित शोध हो सकते हैं, अर्ध सरकारी हो सकते हैं, किसी के व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि थीसिस जो कि पब्लिश्ड ना हुई हो, और अन्य तरीके के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, जिसे कि हम सेकेंडरी डाटा सोर्स में रखते हैं। अब सेकेंडरी डाटा सोर्स यानी कि इस स्ट्रक्चर को फिर से समझिए कि डाटा दो भागों में बटा, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा के अंतर्गत व्यक्तिगत प्रेक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली अनुसूची, अन्य विधियों के अंतर्गत जो व्यक्तिगत अध्ययन विधि है उसको सम्मिलित किया गया। द्वितीयक आंकड़ों के अंतर्गत द्वितीयक आंकड़े दो भागों में बटे, प्रकाशित शोध और अप्रकाशित शोध। प्रकाशित शोध के अंतर्गत सरकारी, अर्ध सरकारी, अंतर्राष्ट्रीय, निजी प्रकाशन और समाचार पत्र को रखा गया, और अप्रकाशित शोध के अंतर्गत सरकारी, अर्ध सरकारी, व्यक्तिगत या गैर सरकारी प्रलेखों और अन्य प्रलेख यानी कि अदर्स डॉक्यूमेंट्स को रखा गया। इस प्रकार से इस व्याख्यान में आप लोगों ने समझा कि आंकड़ों का अर्थ क्या है, आंकड़ों की क्या उपयोगिता है या आंकड़ों की क्या आवश्यकता है, आंकड़ों के कितने प्रकार होते हैं, और उन आंकड़ों के प्रकार के उन आंकड़ों के संग्रहण की कौन कौन सी विधियां हैं। इसके बाद हम लोग अगले व्याख्यान में प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। संभवतः हम लोग प्रश्नावली विधि के परिचय की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इसी के साथ आज के व्याख्यान को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद।